बार फिर से आपका स्वागत है एसबी पब्लिक ऑनलाइन कक्षा में। आज हम लोग कक्षा 10 के पाठ परावर्तन तथा अपवर्तन के भाग 7 में गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करेंगे। यानी कि फोकस दूरी एफ और आर में क्या संबंध होता है, इसी को आज हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो यह संबंध दोनों प्रकार के गोलीय दर्पणों से हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग अवतल गोलीय दर्पण से इस संबंध को स्थापित करेंगे। तो अवतल दर्पण में आइए देखते हैं कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में किस तरह से संबंध स्थापित करते हैं। तो पहला टॉपिक अवतल दर्पण द्वारा। तो बच्चों मैं आपको बहुत एकदम शॉर्ट मेथड बताऊंगा, इसमें बहुत ज़्यादा आपको डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। और भी इसके मेथड हैं, मैं इसको दो तरीके से बता सकता हूं। तो पहले मेथड पे देखते हैं, एक बना लेते हैं हम लोग अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण हो गया। इसके मुख्य अक्ष को ड्रा कर दिए। यहाँ पे इसका ध्रुव हो गया और इस लाइन को स्ट्रेट कर देते हैं। स्ट्रेट नहीं लग रहा है, ठीक है। इस तरह से इसके वक्रता के हिसाब से इसके सेंटर को एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर इसका सेंटर है और फोकस। अब यहाँ पर अभी हम ये नहीं कहेंगे कि यह ठीक बीच में है, ठीक है, क्योंकि उसी चीज़ को हमें कंफर्म करना है यहाँ पे। तो सी और पी के बीच में हमने एफ लिख दिया, ठीक बीच में, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर एक पैरेलल रेज मुख्य अक्ष के समांतर एक लाइन खींचते हैं, ए बी। हम जानते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जो लाइन आती है प्रकाश की किरण, वो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती है, फोकस से होकर गई। अब इस केस में मैंने बताया था लेक्चर में बहुत पहले ही बच्चों कि जो अभिलंब खींचते हैं वो सी से खींचते हैं। तो परावर्तन बिंदु ये है बी, तो परावर्तन बिंदु से सी से डॉट डॉट करके अभिलंब खींच देते हैं। ये हो गया अभिलंब। तो सी बी क्या है? अभिलंब है। तो ए बी है आपतित किरण, आपतित किरण। सी बी क्या है? अभिलंब है। यहाँ पर लिख देते हैं सी बी क्या है? अभिलंब है, नॉर्मल अभिलंब। और बी एफ क्या है? परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण। इसको भी लिख देते हैं ए बी क्या है? आपतित किरण है, आपतित किरण। वर्डिंग बना के लिखने के लिए आप इसे लिख सकते हैं, ए बी आपतित किरण है, बिंदु बी से वो परावर्तित होकर बी एफ मार्ग से गुजर गई। और सी बी क्या है? अभिलंब है। तो नियम बच्चों कहता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण अभिलंब से एक कोण बनाते हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? आई। आई हमारा क्या है? आपतन कोण। और अभिलंब से बी एफ जो डिग्री बनाती है उसे कहते हैं परावर्तन कोण, आर। ये हो गया परावर्तन कोण। और बाई थियरी परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि कोण आई बराबर कोण आर होता है परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। अब लेक्चर को ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें हम क्या करने वाले हैं। हम आपको दूसरे तरीके से इसे बताएंगे। बुक में भी दिया एक तरीका, लेकिन फिलहाल उसे हम नहीं बता रहे हैं, दूसरे तरीके से।
तो ए बी सी यह जो कोण है आई और सी बी क्या है, और देखा जाए तो सी पी और ए बी समांतर है। चूंकि ए बी समांतर सी पी है ना, ए बी सी पी के क्या है, समांतर है, और सी बी क्या है, तिर्यक रेखा है, तथा सी बी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। तो ए बी सी पी के समांतर है और सी बी तिर्यक रेखा है, तो यह एंगल जितना है उतना एंगल यह भी होगा, एकांतर कोण से होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इसी प्रकार ए बी सी पी के समांतर है और बी एफ भी एक तिर्यक रेखा है, पुनः यहाँ लिख देंगे, तब कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी पी कैसे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है। इसी प्रकार ए बी सी पी के समांतर है, तो यह कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा एकांतर की परिभाषा से, सॉरी यह कोण इस कोण के बराबर भी नहीं लिखेंगे। तो चलिए, हाँ इतना क्लियर हो गया कि यह कोण आई है तो यह कोण भी आई है, और यहाँ पर इसे लिख देते हैं आर। अब चूंकि आई आर दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर ही है ना। अब ये एंगल देखिए बी एफ पी, तो बी एफ पी क्या है, उसका 22 कोण है। चूंकि त्रिभुज बी सी एफ का बहिष्कोण बी एफ पी है, कोण बी एफ पी है, तो बहिष्कोण क्या कहता है बच्चों, बहिष्कोण कहता है कि वह कोण उससे दो दूर कोण के योग के बराबर होगा। तो बी एफ पी किसके बराबर होगा, इसलिए बी एफ पी जो होगा वह कोण आई प्लस कोण आर के बराबर होगा, है ना। यही कहता है बहिष्कोण प्रमेय। किसी त्रिभुज में जैसे आप कोई त्रिभुज खींचे तो ये वाला बहिष्कोण हो गया, तो यह बहिष्कोण किसके बराबर होगा, इसके और इसके, इन दोनों के योग के बराबर होता है। ऐसे ध्यान से देखिए बी सी एफ में यह कोण, मैं इस कोण की बात कर रहा हूँ, यह कोण इससे दूर वाले दो कोण के योग के बराबर होना चाहिए, तो यह कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा। ये प्रमेय हम बहुत पहले कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब कोण आई कोण आर के बराबर ही है, तो कोण आई प्लस कोण आई ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे लिखे हैं कि कोण आई कोण आर के बराबर होता है परावर्तन के नियम में। तो हो गया 2 कोण आई, या इसे हम 2i लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2i, यहाँ पर हो गया 2i, ठीक। अब B से मुख्य अक्ष पर एक लंब ड्रा कर देते हैं, खींच देते हैं, मान लेते हैं यह है BM। हमने क्या किया, CP पर BM लंब खींचा, ये हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दी, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ध्यान से देखिए चित्र, यह कोण हो गया आई, एक कोण हो गया 2i, तो समकोण त्रिभुज BCM में I = tan i। अब देखिए यहाँ पर मैं I = tan i क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एंगल बहुत ही छोटे हैं, तो उस केस में उसके त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को हम हटा सकते हैं। तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को हटा देंगे तो I = tan i, tan बराबर लंब बटे के आधार,
तो लंब कितना है, BM है। लंब कितना है, BM है। आधार कितना है, CM है। आधार कितना है, CM है। अच्छा, तो इसी प्रकार समकोण त्रिभुज BFM में, BFM में 2i tan 2i, या आप tan 2i लिखिए पहले या कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं, tan i = i बराबर, या tan 2i, इस कोण की बात कर रही है यह कोण। तो यह tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना, BM बटे FM, ठीक है। यहाँ पर 2i लेते हैं, 2i बराबर BM बटे FM। इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2। 1 में 2 से भाग देते हैं, 1/2 से, तो भाग दीजिए i बटे 2i, BM बटे CM इंटू उल्टा कर दें FM बटे BM, तो BM से BM, I से I, 1/2 बराबर FM बटे CM, मिल गया। अब FM और CM को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। अगर दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, दर्पण का द्वारक छोटा हो, यह जो द्वारक इतना यहाँ से यहाँ तक है, अगर ये छोटा हो जाए तो यह यम बिंदु P के संपाती हो जाएगा, यानी कि यम और P के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होगी। ऐसा कह सकते हैं कि यम P पे ही होगा, तो हम यम की जगह P लिख सकते हैं। यहाँ पर एक लाइन लिखना होगा, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तब यम P के संपाती होगा। दर्पण का द्वारक छोटा हो तो यम P के संपाती होगा, तो जहां जहां यम है वहां वहां क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, तब हो जाएगा 1/2 बराबर FP बटे CP, या PC बटे PF, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको MF बटे MC, तो इसको लिख देंगे PF बटे PC। अब फिर गुणा कर दीजिए आप, तो PC बराबर 2PF। तो PC क्या है, डेफिनेशन में मैंने बताया था, PC क्या है, ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। यहाँ लिख देंगे R, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। वहाँ लिख देंगे 2F, R बराबर क्या हो गया, 2F, R बराबर हो गया 2F। तो इस तरह से F बराबर R/2। तो किसी भी गोलीय दर्पण में, ध्यान देंगे, किसी भी गोलीय दर्पण में उसकी फोकस दूरी जो होती है वह उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वह फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो यही संबंध होता है। अब यहाँ पर बच्चों एकदम कंफर्म हो गया, तो मैं पहले जितने भी स्केच मैंने खींचे थे तो यह मैं क्या कर रहा था, ठीक बीच में ले रहा था। तो अब समझ में आनी चाहिए बात कि हम यफ को ठीक P और C के बीच में क्यों लेते हैं, क्योंकि P से यफ तक की दूरी फोकस दूरी है और P से C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या है। अब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, इसलिए वह कहाँ होगा, ठीक बीचों बीच होगा, एकदम मध्य बिंदु में होगा।
तो ये डेरिवेशन जो मैं अभी अवतल दर्पण से किया हूँ, यही चीज़ उत्तल दर्पण से भी मिलेगी। यानी कि ये चीज़ नहीं कि उत्तल दर्पण से यह सूत्र अलग हो जाएगा, अवतल दर्पण से अलग, दोनों के लिए एक ही फार्मूले आएंगे। एग्जाम में डेरिवेशन नहीं पूछता है, लेकिन आपको ये फार्मूला क्लियर होना चाहिए, जानना चाहिए कि फोकस दूरी F बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 होता है। किसी भी गोलीय दर्पण के लिए सकते हैं, चाहे वह अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण हो। इसी तरह से हम उत्तल दर्पण के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि बच्चों आप मेरे ही बताए गए ट्रिक के अनुसार, मेरे ही बताए गए आइडिया के अनुसार आप उसे करेंगे। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट्स के माध्यम से हमें भेज सकते हैं, तो हम उसको भी करा देंगे। लेकिन आप समझिए कि चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए सेम फार्मूला मिलने वाला है। यहाँ पर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि मैंने tan i बराबर i क्यों लिख दिया, क्योंकि इस केस में जो डिग्रीज होती हैं, कोण होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं बच्चों। तो उस केस में हम क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति को नहीं लेते, हटा देते। जैसे साइन i है तो वहाँ पर केवल i लिख देंगे, साइन हटा देंगे। कॉस r है तो जैसे कोई भी एंगल हो, अगर कोण बहुत छोटे हैं तो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति जो tan, cos, साइन ये सब होते हैं उसे हम नहीं लेते, छोड़ देते हैं। ऐसे कर सकते हैं। आपके बुक में जो मेथड है आप उससे भी करेंगे, वो भी सही है। फिलहाल आपको ये एंगल समझ में आना चाहिए कि एंगल कैसे यहाँ पर हमने लिख दिया। यही प्रोसेस उसमें भी है, कुछ हद तक तो यही चीज़ लिखना है सेम टू सेम। ये आने वाली किरण, ये परावर्तित किरण, तो आने वाली किरण अवलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आई हो गया, और परावर्तित किरण अवलंब के साथ जो कोण बनाती है वो आर हो गई। और हम जानते हैं परावर्तन के केस में आई आर के बराबर होता है। तो यह कोण आई है तो यह कोण भी आई होगा एकांतर कोण से, और यह कोण, चलिए ये आई हो गया। और आई और आर एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस चीज़ को मैंने वहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। ये उसका बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण क्या होता है, इससे दूर के दो कोणों के योग के बराबर होते हैं। यह कोण इन और ये आई और आर के बराबर होगा। और चूंकि आर आई ही है तो आर की जगह आई लिख दिया तो हो गया 2i। इस तरह यहाँ पर इस कोण को मैंने 2i लिख दिया, फिर आगे प्रोसेस लगा दिए, क्लियर हो गया। तो उम्मीद है बच्चों यह वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो आपके बुक की जो चीज़ है हम उसे भी बता देंगे एक बार। और मैं चाहूँगा कि आप इस मेथड पे उत्तल दर्पण द्वारा अपने से इसी संबंध को स्थापित करेंगे। नहीं होगा तो आप हमें कमेंट में बताएंगे ज़रूर, हम उसे क्लियर कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। धन्यवाद।